कूलम्स लॉ। तो जैसा आपको ध्यान होगा, अपने ग्रेविटेशन में न्यूटन साहब ने लॉ दिया था। नाउ दैट वाज a law wherein the two masses were getting attracted only. यहां पर कूलम साहब ने भी बहुत मिलता जुलता लॉ दिया था। कूलम साहब ने क्या बोला? द फोर्स ऑफ इंटरएक्शन। तो वो कौन सा फोर्स है? इट इज द फोर्स ऑफ इंटरएक्शन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इंटरएक्शन? हम इंटरएक्शन कब बोलते हैं? इंटरएक्शन सिग्निफाइज कि वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है या फिर रिपल्सिव भी हो सकता है। सो आइदर यू कैन राइट इट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अगर ये पूरा नहीं लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो द फोर्स ऑफ इंटरएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखिए, तो हम लिख सकते हैं F is equal to K Q1 Q2 upon R square। अब ये जो मेरा K है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसका वैल्यू देखिए, ये अपना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हम जो मीडियम ले रहे हैं, दिस मीडियम इज वैक्यूम। ये जो मीडियम है ये क्या है? दिस इज वैक्यूम। इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ नहीं है, या फिर वैक्यूम है, या फिर आप बोल सकते हो एयर है। तो जब आपके पास एयर एज अ मीडियम है तो ये जो टर्म है भैया, ये ई नहीं है, ये है, इसको दो तरीके से बोल सकते हो आप, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। अब जो आपको पसंद है वो आप बोल सकते हो, एप्सिलॉन बोल सकते हो, एप्सिलॉन बोल सकते हो, पर ई मत बोलना, ये ई नहीं है। सो k is equal to 1/4 pi epsilon naught। इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू कम्स आउट टू बी 9 into 10⁻⁹। अब इसमें से ये जो एप्सिलॉन है या एप्सिलॉन है, सिर्फ इसका वैल्यू, यस एनीबॉडी, याद है किसी को? दिस इज 8.85 10⁻⁻12। What about the unit? What about the unit? So it is 8.85 10⁻⁻12। ये हो गया वैल्यू। यूनिट क्या होगा? Anybody with the unit? Come on quickly. Come on Tanvi, Sakshi. एप्सिलॉन नॉट का यूनिट चाहिए। वेरी गुड तन्वी। Yes, anybody else? Where is Nisha Shetty? Where is Gauri Shinde? Vaishnavi? Good one, PK. Anybody else? BJ? Wow, super पुनीत, बहुत बढ़िया, तूने दिखा दिया कि तू फिजिक्स का सच्चा स्टूडेंट है। वेरी गुड। चलिए इसका यूनिट देख लीजिए भाई। दिस इज गोइंग टू बी
कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतने टाइम में तो आपको आराम से सभी लोगों को आ जाना चाहिए था भाई। देखो आपका टर्म किधर है, के के लिए आपने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अपने को एप्सिलॉन नॉट चाहिए, वो गया नीचे से ऊपर, एफ आ गया नीचे, Q1 Q2 चार्ज इनटू चार्ज कूलम स्क्वायर, एफ का आ गया न्यूटन, आर स्क्वायर का डिस्टेंस स्क्वायर हो गया मीटर स्क्वायर। बोलो भाई समझ में आया क्या? यूनिट समझ में आया आपको? हाँ कि ना? यूनिट क्लियर है? हाँ सर। ओके ग्रेट। यस सर। चलिए अब हम लोग जाते हैं इसके नाम पे, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वैक्यूम है या एयर है तो मीडियम नहीं आएगा, तो इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस क्विकली। चलिए जल्दी जल्दी लिख लीजिए। इसके साथ साथ हमको कूलम्ब का डेफिनेशन भी मिलेगा। तो हमको F का फॉर्मूला क्या मिल रहा है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये अपने को फॉर्मूला मिल गया कि आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो ये हमारे लिए फॉर्मूला बन चुका है। अब हम ये जानना चाहते हैं इस फॉर्मूला से हम अगर ये पता लगाना चाहें कि 1 कूलम्ब कितना है, इफ वी हैव टू डिफाइन 1 कूलम्ब, तो 1 कूलम्ब कितना है ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम दिस फॉर्मूला। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, हमको 1 कूलम्ब चाहिए, तो we will say Q1 is equal to Q2 is equal to 1 कूलम। तो हमने दो चार्जेस लिया, Q1 1 कूलम का चार्ज, Q2 1 कूलम का चार्ज, उसको हमने 1 मीटर के डिस्टेंस पे रख दिया। इधर सब्स्टिट्यूट कीजिए, सो F इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है 9 into 10 raised to 9 into 1 into 1 into upon 1 square। So basically आपका F कितना आ गया 9 into 10 raised to 9 न्यूटन। मतलब कि 1 कूलम्ब वो चार्ज है, अगर आपको चार्ज बताना है, जिसको आपने 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा, वो चार्ज, यानी 1 कूलम क्या है, इट इज दैट चार्ज व्हिच व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ how much 1 मीटर from another charge of the same magnitude will experience a force of how much 9 into 10 raised to 9 न्यूटन। मतलब जब आप दो 1 कूलम के चार्जेस को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे तो they will exert a force of 9 into 10 raised to 9 newtons on each other। तो ये इसका मीनिंग है। Now let us come to, if you place this in a medium, तब क्या होगा? When it is placed in a medium, तब क्या होगा? तो देखिए मीडियम के केस में हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, तो वी विल से कि हमने मीडियम कंसिडर किया है, फोर्स विल डिक्रीज, शाबाश, फोर्स विल डिक्रीज, बहुत बढ़िया। क्यों क्यों डिक्रीज होगा? एक्सेलेंट आंसर, फोर्स विल डिक्रीज। अब हम लिखते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ एप्सिलॉन से। तो प्लीज रिमेंबर, जब भी हमारे पास मीडियम आ जाता है, फोर्स एंड देयर इज अ मीडियम, वेरी गुड श्रद्धा,
सो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये और ये। सो एप्सिलॉन जो आपका टर्म है, ये जो आपका टर्म है एप्सिलॉन, प्लीज रिमेंबर इसको हम यूज करते हैं मीडियम के केस में, एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट इनटू के, या आप इसको लिख सकते हो के एप्सिलॉन नॉट। एयर के केस में ये के का वैल्यू 1 है, हमने यहां पे लिखा एप्सिलॉन नॉट के, या फिर यू कैन राइट के एप्सिलॉन नॉट। So what is K? It is known as, this K is known as dielectric constant of that medium। तो फिर से सवाल है, तो एयर के टाइम पे क्यों नहीं लिखा? एयर के टाइम पे भी था, पर उस K का वैल्यू 1 था। सो इन केस ऑफ एयर K का वैल्यू कितना है? K का वैल्यू 1 है। अब ध्यान दीजिएगा, आप कोई भी दूसरा मीडियम रखते हो, 2 चार्ज लिया आपने, इसका टेक्निकल मीनिंग समझो। सी अभी जो हमने बात किया ये सब हो गया फिजिक्स का थ्योरेटिकल मीनिंग हो गया ये, ठीक है। अब हम आते हैं एक्चुअली अपने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे पास 2 चार्ज थे, जब हमने डायग्राम बनाया था तो हमने क्या किया, इधर एक चार्ज दिखाया, इधर एक चार्ज दिखाया, Q1 Q2। नाउ जब बीच में कोई भी नहीं है तो दे विल हैव मैक्सिमम लिंकेज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब सपोज इन दोनों के बीच में आपने वुड लगा दिया, आपने पेपर रख दिया, कुछ भी आपने इधर बीच में कुछ भर दिया, नॉन कंडक्टिंग मीडियम आपने यहां अरेंज कर दिया। नाउ थिंक, जो इंटरएक्शन है इनका, जो नंबर ऑफ लाइंस विच वर अर्लियर कनेक्टिंग द 2 चार्जेस, वो बढ़ेगा कि कम होगा? बोलिए। कम होगा सर। कम हो जाएगा। तो बेसिकली इंटरएक्शन बिटवीन द 2 चार्जेस इज डिक्रीजिंग, एंड देयरफॉर द इफेक्ट ऑन फोर्स हैज टू डिक्रीज। तो जब भी डाई इलेक्ट्रिक का वैल्यू बढ़ेगा, जब भी आपके इस कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज होगा, then the interaction of force will decrease। तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा? आपका फोर्स कम हो जाएगा। So you can remember it like this, कि आपका dielectric constant it is inversely proportional to the force, या vice versa। आप फोर्स के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो आप उल्टा लिख सकते हो कि भाई फोर्स जो है it is inversely proportional to the dielectric constant। अरे समझ में आ रहा है आपको ये बात? सब लोग को ये बात समझ में आ रही है? यस सर। इसको नोट कर लीजिए प्लीज। हम ये रेशियो लेते हैं F वैक्यूम अपॉन F मीडियम। तो F वैक्यूम में मेरे पास क्या था? मेरे पास था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। और मीडियम के केस में मेरे पास क्या था? मेरे पास था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर। हमने बाकी सब कुछ सेम रखा है, सिर्फ वैक्यूम और दूसरी बार कोई मीडियम ले लिया, ठीक। तो चार्जेस विल कैंसिल आउट ईच अदर, 4 पाई कट हो गया मेरे पास। तो अब बताइए मेरे पास क्या बचा?
अपने पास बचा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये जो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं हम लोग relative permittivity. This is known as relative permittivity. This is so therefore we can also say that epsilon naught is equal to epsilon r into this. Sorry, epsilon is equal to epsilon r into this. और इसी चीज को बाद में हम k बुला लेंगे, ठीक है। ये क्यों बताया आपको, क्योंकि क्या होगा कहीं कहीं पे अचानक आपको k की जगह पे एप्सिलॉन r पूछा जा सकता है या दिया जा सकता है, तो उस टाइम पे आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अरे ये क्या चीज है, ये तो हमने देखा ही नहीं है। तो एप्सिलॉन r इज योर रिलेटिव परमिटिविटी, वही आपका k है जिसको हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is k, which is same as your epsilon r, and what is epsilon r, also known as epsilon r is अपना relative permittivity। This is a relative permittivity। चलिए लिख लीजिए प्लीज इसको। Like charges will repel sir, repel। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो भी आप दोनों फोर्सेस बनाओगे, एक इधर जाए एक इधर जाए, दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट बॉडी। इसका नाम देखिए कैसे लिखेंगे, दिस इज F12 बार। फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड बॉडी बिकॉज ऑफ द फर्स्ट बॉडी, इसका नाम F21 बार। F21 बार। अब मेरा डिस्टेंस यहां से यहां तक जब मैं डिस्टेंस मेजर करता हूं, सो आई एम गोइंग फ्रॉम 1 टुवर्ड्स 2, तो ये जब मैं डिस्टेंस मेजर करता हूं दिस इज R12। आप जब इधर से इधर डिस्टेंस मेजर करते हो तो दिस इज R21। अब आप मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखोगे तो R12 और R21 सेम ही आएगा। R12 और R21 मैग्नीट्यूड में सेम, बट वेक्टोरियली आप देखोगे तो वो क्या है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट टू ईच अदर, करेक्ट। तो बेसिकली इन मैग्नीट्यूड F12 is equal to F21, this is equal to 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square। ये हो जाता है किसमें, ये हो जाता है आपका मैग्नीट्यूड में, बट वेक्टोरियली जब आप लिखोगे सो F12 बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 बार। This is force acting on one, by whom, by two। तो ये डिस्टेंस कहां से मेजर होगा, ये R21 मेजर होगा इसके लिए। सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन टू बिकॉज ऑफ वन, तो ये डिस्टेंस यहां से मेजर करेंगे तो दिस विल बी R12 बार। करेक्ट, बहुत बढ़िया मुरसलिम। सो वेक्टर फॉर्म में F12 बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 bar। Similarly, the same cheese you can write for R12 also। R12 bar, this is equal to minus of R21 bar। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये हो जाता है आपका वेक्टर फॉर्म। Now, if you compare this
इफ यू कंपेयर दिस विद अपना ग्रेविटेशन, तो सिमिलैरिटी दिख रहा है कुछ? Yes, sir. m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पर अपने पास q1 q r स्क्वायर, करेक्ट करेक्ट। तो आई होप आपको ये सिमिलैरिटी भी दोनों में दिखाई दे रही होगी। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट, दिस इज द थ्योरी of your Coulomb's law.